हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था। इंडिया तो बोफर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जिनमें से सबकी बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी आप ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे राशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डग इन, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे बिकॉज वी वर इन बंकर्स। और वो कोई बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही थी। सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज थी बढ़ रही थी और लोग, हमारे सोल्जर्स के राशंस हैड रन आउट, स्टारवेशन वाज सेटिंग इन। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपना इतिहास छुपाता हो या अपने ही देशवासियों को अपना गलत इतिहास बताता हो। भारत और पाकिस्तान की जंगी जुनून पूरी दुनिया में मशहूर है। पाकिस्तान चारों युद्ध हारने के बाद भी अपने लोगों से हमेशा यही दावा करता है कि उसने चारों युद्ध जीते हैं। यहाँ तक कि वे 1971 के युद्ध को अपनी रणनीतिक जीत मानते हैं। ये वह युद्ध था जहाँ उनके 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान आजाद हो गया था। लेकिन आज हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? दरअसल पाकिस्तानी आवाम को हमेशा से ये बताया जा रहा है कि हमेशा भारत पहले हमला करता है और उनकी आवाम बिना किसी खोज या जांच के ये मान लेती है और अपनी सेना की अंधी प्रशंसा में लग जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी सेना का समर्थन नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई भी जाननी चाहिए। आज इस वीडियो में आपके अपने देश के डिफेंस ऑफिसर, सैनिक, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट कबूल करेंगे कि कारगिल में क्या हुआ था और आपके अपने देश पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तान ने कई वर्षों तक इस बात से इनकार किया कि उनके सैनिक 1999 के कारगिल युद्ध में शामिल थे। साथ ही पाकिस्तान ने अपने ही सैनिकों के शव वापस लेने से इनकार कर दिया और भारतीय सेना ने उन्हें पूरे इस्लामी रीति रिवाजों के साथ दफनाया। उन दिनों जब यह साबित हो गया कि शव पाकिस्तानी सैनिकों के हैं, तो अपने ही देश के लोगों के अपमान और घृणा के कारण पाकिस्तान ने अपने कुछ सैनिकों के शव स्वीकार कर लिए। अब जरा उन परिवारों के बारे में सोचें जो अपने प्रियजनों को आखिरी बार भी नहीं देख पाए क्योंकि उनके देश ने उन्हें वापस लेने और सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने से इनकार कर दिया था। अगर ये बातें झूठी लगती हैं तो आगे और भी सबूत है। आपने कहा हजारों जवानों का खून जो है वो वहां बहा नहीं, मैं मुझसे पूछा गया था कितने थे, मैंने कहा मुझे कैजुअलिटी नहीं पता, शायद हजारों का खून बहा से मतलब है उसमें जख्मी भी शामिल हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज थी, मैंने कहा मेरा एक अंदाजा था कि तकरीबन शायद 1000 होंगी, लेकिन मुझे बाद में बताया गया कि ये तकरीबन कुछ 600 से ऊपर लोग थे जो शहीद हुए, जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा बॉडीज नहीं वापस ली गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि 300 या इससे कुछ जायद का नंबर है, आप कहते हैं 600 है, डबल दैट नंबर है, और सबकी बॉडीज भी, ये भी सुनी सुनाई बात है, क्योंकि मैं उन डिपार्टमेंट से मुंसलिक नहीं रहा जहां पर इनके आदाद-ओ-शुमार लिख के जाते। बॉडीज क्यों नहीं वापस ली हमने? कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं, और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज तो जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन। अब बात उन जवानों की जिन्हें पाकिस्तान ने मरने के लिए छोड़ दिया था। उस पोस्ट में मैं आगे की तरफ देख रहा था सर, सुबह का टाइम था, तो अचानक पीछे से इंडियन फौजी आ गया, फायर हो गया सर, फायर होकर 2 मार गया, मैं जख्म हो गया सर। उसी के बाद इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, किसी ने नहीं ले गया सर। आप सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता? लड़ाई करना जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। जुलाई था कि 6 जुलाई था सर, रात को वो लोग हमें पता नहीं कराकर हमें छोड़कर खुद चला गया, उनको वापस आने का ऑर्डर मिला था सर। तो सुबह हम उठकर देखा वहाँ कोई बंदे हमें नजर नहीं आ गया सर, तो हम 3 दिन इसी तरह ही उधर पड़ा रहिए। 14 दिन में मेरे साथ एक बंदा था जख्मी, उसके आंख में गोली लग गया था सर, दोनों आंखें उसका बंद था, वो चल नहीं सकता था, मेरा टांग टूट गया था, मैं चल नहीं सकता था।
तो 3 दिन इसी तरह रहने के बाद चौथा दिन में उसने अपने वो ताज़ा आंख का पार्टी खोला सर। खोलने के बाद बाहर निकल गया तो हमें एक दूध का एक डब्बा मिल गया सर खाने के लिए। बाहर दरवाजे में बर्फ था सर, बर्फ टीन में डालकर फिर उधर धूप में रखा सर। धूप में रखा, उसके बाद पानी, थोड़ा पानी बन गया तो हर शाम को सर दूध के 1 प्याला 2 प्याला उसने 2 प्याला मैंने 2 प्याला हर शाम को पीते थे सर। हर शाम को पिया सर। 1 डब्बा दूध था वो खत्म हो गया। उसके बाद चीनी थोड़ा था सर, वो चीनी खाया, चीनी खत्म हो गया। दाल था सर, सूखा दाल पानी में डालकर उसको नरम करके उसको खाया सर। मेरा शिव साहब का नाम राशिद अनवर है सर। अच्छा, कंपनी कमांडर का नाम मेजर जिया है सर। सर मैं सिकर्दो से बीमार होकर सिकर्दो में रह गया। उसके बाद सिकर्दो से रात को गाड़ी में गया सर। छनुक में आने के बाद सर उधर मुझे कंपनी कमांडर मिला है ना और कोई मिला है सर, कोई भी नहीं मिला। तो क्या यह है आपकी सो कॉल्ड नंबर 1 प्रोफेशनल पाकिस्तानी आर्मी, जिसने अपने सैनिकों के बलिदान की परवाह भी नहीं की और उन्हें पीछे छोड़कर भाग गई? अब आपकी फौज की नाकामयाबी की दास्तां आपके फौज के अधिकारियों, राजनेताओं और पत्रकारों के मुंह से ही सुन लीजिए। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल ही नहीं था इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सर्दियों में वो भी अपनी पोस्टें को छोड़ के वापस चले जाते हैं और हम भी अपनी पोस्टें छोड़ के वापस आ जाते थे। ये एक रिकग्नाइज्ड तरीक़ेकार था। इन्होंने उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की जब दुश्मन वहाँ पर मौजूद ही नहीं था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। तो जब जनरल साहब ये कहते हैं कि जी इट वाज एन एक्सीलेंट ऑपरेशन, ये एक्सीलेंट ऑपरेशन तो उस वक्त तक था जब तक भारतीय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसलिए कि ये मतलब है कि उसमें बर्फ़ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये नहीं बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला, इंक्लूडिंग जनरल मसूद जो उस वक्त ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, 80 ब्रिगेड। जनरल मसूद असलम जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे और जिन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ एलओसी के पार रात गुजारी। जी हाँ। अगर आप कहें ना कि एक चीज़ क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडियंस ले आए थे। वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे, और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परख्चे उधेड़े, क्योंकि और उन्हें कोई, और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो दे वर पाउंडिंग एंड पाउंडिंग। तो विड्रॉल ऐसे तो नहीं था कि कोई सड़क थी, मोटरवे थी, उस पर वापस आ रहे थे। ये पहाड़ों पे कहाँ 16,000 फुट 18,000 फुट, और फिर आना वापस, और बीच रेवाइंस इतनी खाई नीचे, उसमें से गुजरना, मौसम ये वो। फिर जब उनको इंडियंस को मौका मिला तो उन्होंने बिल्कुल, ये तो नहीं था कि कोई दोस्ती में वापस आ रहे थे या कोई दोस्ती थी। इट वाज एक मिनी बैटल था, बहुत ही फियर्सली फॉट बैटल। और जब वो आए तो हाँ, कैजुअलिटीज़ हुई हैं बहुत। नंबर्स का नहीं पता चलता, कोई कहता है 300, कोई कहता है 2,000, ये नंबर्स का नहीं, 2,000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फ़ौज के अपने लोगों से मैं बात करूँ, वो कहते हैं कि शायद ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए। तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वो फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें हैं, बर्री, बहरी और फ़िज़ाई। बरी फौज के कमांडर्स और 4 लोगों के अलावा फ़िज़ाई और नेवी वाले को तो मालूम ही नहीं था। तो ये बात क्या दुरुस्त है कि नेवल चीफ ने और एयरफोर्स चीफ ने प्राइम मिनिस्टर से ये शिकवा किया था कि उन्हें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया इसकी प्लानिंग में कारगिल की?
उन्होंने नाराजगी का इजहार किया था। 1000 से जायद कैजुअल्टीज हुई हैं हमारी, 1000 से जायद 1000 से जायद कैजुअल्टीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी, लेकिन ये है कि अगर ये जस्टिस चौधरी निसार साहब ने फरमाया है कि इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए, अगर कमीशन बने जुडिशल कमीशन तो वो मांगे सारी रिपोर्ट जो है ना जीएसक्यू से कि जी आप ये रिपोर्ट हमें दें, उससे जब हर यूनिट अपनी अपनी कैटेगरी बताएगा तो उससे आप डाटा कंपाइल कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक 1000 से जायद। अच्छा कर्नल शफाक, जब पाकिस्तान को कारगिल में अपनी हार नजर आने लगी तो वे युद्ध रोकने की गुहार लगाते हुए अमेरिका की ओर भागा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ राब्ता किया और क्लिंटन को मिलने गए, और वहां जो हुआ वो फिर स्टोप टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहां से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करेंगे ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा जी उसको सीज फायर करने का, सीज फायर भी नहीं, वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे नहीं। तो मतलब इट वॉज वो जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे डेस्परेट। उनका आना ही इस स्टेज पे ऐसे लगता था आउट ऑफ शेयर डिफीट। तो मतलब बुरे हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पे भी और मिलिटरीली भी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेलिंग करते रहे। सबसे मतलब इट वॉज अ टेरेबल सिचुएशन इन जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा, इट वॉज टेरेबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर and we were withdrawing, and हमारे पॉलिटिशियंस और मिलिट्री हाई कमांड के दरमियान जाहिर है टेंशन हो चुकी थी ठीक ठाक, बिकॉज वो सारे मुशर्रफ को क्रिटिसाइज कर रहे थे। फौज के अंदर हमारे जवान मरवा दिए, हमारे अफसर मरवा दिए, और क्या मिला किस लिए। लेकिन परवेज मुशर्रफ अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने ही देश के राजनेता पर हार का जिम्मा ये कहकर फोड़ा कि वो जंग जीत रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी जमहूरियत अमेरिका से सीज फायर की अपील कराई। साहब को एक हिस्ट्री का लेसन पता था कि अगर कोई जंग की जाए और हार जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर बचता नहीं। उन्होंने कहा मैं इसी स्टेज पे रोक लूं कि ये ना हो कि अगर जंग होगी तो फिर हमें कोई विड्रॉ करना पड़ा या कुछ करना पड़ा। अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि हम है ही नहीं, तो हमारी जंग तो नहीं है, तो मुजाहिदीन हम बचाव हो जाएगा मेरा। मगर वो दिल में तो ये था कि इसने क्या किया, इतने एडवेंचर किया। और फौज का ये था कि जब ठीक है हमें फिर मौका देते, हम लड़ते जाके, आपने हमें रोक लिया आखिरी स्टेज। तो मतलब ये तो प्लान में था ही नहीं ना कि आपने जाके ऑल आउट वॉर। तो ये तो बेसिकली पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग बहुत बुरा प्लान था। यह साबित करने के लिए कि पाकिस्तान कारगिल युद्ध कितनी बुरी तरह हारा था, अभी भी कई सबूत आपके ही के सेना के जवानों और देशवासियों द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के कई दर्शक अभी भी विश्वास नहीं करेंगे और अभी भी दावा करेंगे कि उन्होंने सभी युद्ध जीते हैं, इसलिए चिंता न करें। हम उन युद्धों पर भी वीडियो लाएंगे जहां आपके अपने ये बताएंगे कि कैसे वो सभी जंग हारे हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जो अपना इतिहास छुपाता हो। सत्य को स्वीकार करना सीखें, विशेषकर तब जब यह आपका अपना इतिहास हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।